तो चलिए आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ में पहला क्वेश्चन है, फास्टैग के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसमें, फास्ट फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या IRFID तकनीक पर काम करता है। दूसरा इसमें कथन है, फास्टैग के इस्तेमाल से वाहन चालक को टोल टैक्स के भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ता है। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो दोनों, ऑप्शन सी है न तो एक न ही दो, ऑप्शन डी है केवल दो। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, एक और दो दोनों। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अब इसमें हम आगे देखते हैं। फास्टैग एक प्रकार का टैग या स्टिकर होता है। यह वाहन की विंड स्क्रीन पर लगा हुआ होता है। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या RFID तकनीक पर काम करता है। इस तकनीक के जरिए टोल प्लाजा पर लगे कैमरे स्टिकर के बार कोड को स्कैन कर लेते हैं और टोल फीस अपने आप फास्टैग के वॉलेट से कट जाती है। अब इसमें आगे देखते हैं, फास्टैग के इस्तेमाल से वाहन चालक को टोल टैक्स के भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ता है। अब आगे हम चलते हैं। ठीक, NHAI के अनुसार फास्टैग यूजर को एक वाहन एक फास्टैग नीति का पालन करना होगा। पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को अपने संबंधित बैंकों को वापस करना होगा। अब सिर्फ नए फास्टैग अकाउंट एक्टिव रहेंगे। NHAI ने कार के फास्टैग को बैंक से KYC अपडेट के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया है। एक बार खरीदा गया फास्टैग स्टिकर 5 साल के लिए वैलिड होता है, यानी 5 साल बाद स्टिकर बदलवाना या वैलिडिटी बढ़ानी पड़ती है। अब आगे देखते हैं, अगली न्यूज है दूसरी, और दूसरा क्वेश्चन है, वैश्विक भविष्य सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? पहला है 10वां, दूसरा है 15वां, तीसरा है 25वां और चौथा है 35वें स्थान पे। अब देखते हैं कौन से स्थान पे है। 35वें स्थान पे। ऑप्शन डी सही है, लास्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं, भविष्य की संभावना सूचकांक FPI वैश्विक स्तर पर भारत 35वें स्थान पर है और यह शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान न्यूज़वीक, वेटेज और होराइजन ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया। यह भविष्य के अवसरों का दोहन करने के लिए देश की तत्परता का मूल्यांकन करता है। आगे, भविष्य की संभावनाओं के सूचकांक FPI से पता चलता है कि भविष्य के रुझानों के लिए तत्परता का आकलन करने में डेनमार्क, अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी और UK शीर्ष रैंकिंग में वाले देश हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, बड़े उभरते बाजारों में चीन 19वें स्थान पर सर्वोच्च स्थान पर है। उसके बाद ब्राजील 30वें स्थान पर, भारत 35वें और दक्षिण अफ्रीका 50वें स्थान पर है। 70 देशों में विकास और कल्याण को आकार देने वाले रुझानों में एक्साबाइट इकोनॉमी, वेल बीइंग इकोनॉमी, नेट जीरो इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, बायो ग्रोथ और एक्सपीरियंस इकोनॉमी शामिल है। पर्याप्त व्यावसायिक अवसरों पर प्रकाश डालते हुए अध्ययन का अनुमान है कि 2030 तक संयुक्त मूल्य 44 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होगा, जो 2023 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक होगा। अब आगे देखते हैं, अगली न्यूज है, एंटी फंगल प्रतिरोध क्या है? रोगाणुरोधी प्रतिरोध, विषाणुरोधी, जीवाणुरोधी, बी और सी। ये है ये बी ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो ये आपका बी और सी ऑप्शन देखते हैं। अब हम आगे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही? ए ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, रोगाणुरोधी। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं, एंटी फंगल प्रतिरोध तब होता है जब एंटी फंगल दवा फंगल संक्रमण के इलाज के लिए काम नहीं करती है।
कवक दवा के प्रभाव से लड़ सकता है। यह एक प्रकार का रोगाणुरोधी प्रतिरोध है। यह तब होता है जब कवक, वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी उनके इलाज के लिए विकसित दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। आपका शरीर एंटीफंगल प्रतिरोध विकसित नहीं करता है, कवक विकसित करता है, जबकि एंटीफंगल दवाएं अभी भी आपकी मदद कर सकती हैं। कम दवाएं दवा प्रतिरोध कवक का इलाज कर सकती हैं। दवा प्रतिरोध एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है। यह उपचार के विकल्पों को बहुत सीमित कर देती है। आगे इसी में देखते हैं। कवक एंटीफंगल दवाओं के 3 उपलब्ध वर्गों में से किसी एक पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो यह अन्य विकल्प कम प्रभावी हो जाते हैं। कुछ दवाएं अधिक गंभीर, संभावित रूप से विषाक्त दुष्प्रभाव पैदा करती हैं। जब आप खुराक छोड़ देते हैं, उपचार बहुत जल्द बंद कर देते हैं या बहुत कम खुराक लेते हैं, तो कवक दवा के प्रभाव से लड़ने में बेहतर हो जाता है। कुछ कवक कभी भी एंटीफंगल की प्रतिक्रिया नहीं करते। वह स्वाभाविक रूप से दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। अब अगली न्यूज देखते हैं, चौथी। एशियाई बौद्ध कॉन्फ्रेंस फॉर पीस (एबीसीपी) की 12वीं महासभा कहाँ आयोजित हो रही है? बोधगया, ए, बी वाराणसी, सी नई दिल्ली और डी मुंबई। आइए देखते हैं कहाँ हो रही है। सी ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। ठीक, नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। अब इसमें देखते हैं क्या है। एशिया में बौद्धों का एक स्वैच्छिक जन आंदोलन, एशियाई बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस (एबीसीपी) 17 और 18 जनवरी को नई दिल्ली में अपनी 12वीं महासभा बुलाने के लिए तैयार है। यह सभा शांति, सामाजिक और आर्थिक प्रगति, न्याय और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने के लिए एशियाई बौद्धों की गहन आकांक्षाओं का प्रतीक है। मंगोलिया बौद्धों के प्रमुख खम्बो लामा समागिन गोम्बजो नेपाल, वियतनाम के अनुरोध पर 1969 में स्थापित शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन भारत, मंगोलिया, जापान, मलेशिया, नेपाल, वियतनाम, तत्कालीन यूएसएसआर, रूस, श्रीलंका में बौद्ध गणमान्य व्यक्तियों के एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में उभरा। अब आगे हम देखते हैं इसमें। इस ऐतिहासिक सभा ने शांति की खोज में सहयोग को बढ़ावा देते हुए एशियाई बौद्धों के बीच संयुक्त गतिविधियों की नींव रखी। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का मुख्यालय मंगोलिया के उलानबाटर में स्थित है, जो एबीसीपी के राष्ट्रीय केंद्रों और अस्थायी आयोगों के काम और गतिविधियों का समन्वय करता है। ठीक है। एबीसीपी 19 जनवरी 2024 को बोधगया में एक क्षेत्रीय समन्वय कार्यालय का उद्घाटन करेगा। एबीसीपी के अग्रणी कार्य को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के साथ एक मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन का दर्जा दिया है। सतत विकास पर चिंतन, बहस और नवीन सोच के लिए केंद्रित मंच है। अब आगे इसमें देखते हैं। एबीसीपी टिकाऊ, शांति और आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम करने वाला एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगठन बन गया है। एबीसीपी ने एबीसीपी मेडल फॉर ऑनर नामक एक पुरस्कार भी स्थापित किया है, जो व्यक्तियों को उनके विश्व शांति में योगदान और संगठन के लक्ष्यों, उद्देश्यों और आदर्शों के समर्थन के लिए दिया जाता है। एबीसीपी के तीसरे सम्मेलन 1974 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की अध्यक्षता में नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया। अब अगला है आपका, असम वैभव सम्मान के लिए हाल ही में किसे चुना गया? ए, दीपांकर भट्टाचार्य, बी, शिवा थापा, सी, रंजन गोगोई, डी, कालीचरण ब्रह्मा। आइए देखते हैं किसको चुना गया है। सी, रंजन गोगोई को चुना गया है। ऑप्शन सी सही है। अब आगे हम देखते हैं। अब इसमें ये है असम वैभव सम्मान।
ये असम सौरभ और असम गौरव सम्मान, ये तीनों अलग-अलग हैं, लेकिन असम के ही हैं। असम के मुख्यमंत्री ने 16 जनवरी को ऐलान किया कि पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राज्य का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उनके सीजेआई रहते हुए ऐतिहासिक फैसले करने के लिए दिया जा रहा है। असम वैभव पुरस्कार असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा घोषित किया गया था। असम वैभव पुरस्कार में 5 लाख रुपए नकद दिया जाता है। इसके अलावा पुरस्कार पाने वाला अपने पूरे जीवन में सरकारी खर्च पर मेडिकल इलाज का लाभ उठा सकता है। असम सरकार द्वारा 3 नागरिक पुरस्कार दिया जाता है। असम वैभव पुरस्कार के तौर पर 5 लाख रुपए नकद, असम सौरभ के तौर पर 4 लाख और असम गौरव के तौर पर 3 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। 2022-23 के लिए राज्य में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर तपन कुमार सैकिया को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया था। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।